आज खबरों में बहुत कुछ है। धर्म और राजनीति, सड़कों पर उतरे लोग और सियासी बगावतें। पर इन सब के बीच अगर कुछ चर्चा से बाहर है तो वो है नौकरी। घर और देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नौकरियों की सख्त जरूरत है और महामारी के बाद के दौर में नौकरियों के मामले को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। आज बात नौकरियों की। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। कोविड महामारी ने एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत पर भी चोट की है। ये पहले से ही सुस्ती के लंबे दौर में थी। आज बात कि कहां गई नौकरियां और स्टार्टअप के बुलबुले का क्या हुआ। दिखाएंगे आपको एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के बारे में जो 3000 साल पुराने मार्शल आर्ट कलारी सिखा रहा है लोगों को। और सैर सुपाटे में घुमाने के लिए ले चलेंगे उत्तराखंड में घोड़ाखाल के गोलू देवता के मंदिर। और आखिर में सुनाएंगे मैथिली का एक मीठा भाषा ई मैथिली बड़े अनमोल यो सुनु मैथिली बाजू। कोविड महामारी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को सिर के बल खड़ा कर दिया। इसका असर एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत पर भी पड़ा है, जो पहले से ही सुस्ती से जूझ रही थी। आखिर कहां गई नौकरियां और स्टार्टअप के बुलबुले का क्या हुआ? अब सरकार के बढ़ते खर्च और महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी की वजह से अर्थव्यवस्था बेशक रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन नौकरियां कम होती जा रही हैं। देश में जॉब्स को लेकर लोगों की उम्मीद की किरण स्टार्टअप्स रहे हैं, लेकिन उनका हाल ये रहा है कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, काटा तो कतरा ए खून निकला। स्टार्टअप में फिर से छटनी शुरू हो गई थी। इस साल यानी फरवरी 2022 से मई 2022 के बीच कार24, वेदांतु, अनअकैडमी, व्हाइट हैट जूनियर, मीशो, ओके क्रेडिट समेत करीब आधा दर्जन स्टार्टअप्स ने अपने 8,500 कर्मचारी बाहर निकाल दिए। कुछ दिन पहले ओटीटी सनसनी नेटफ्लिक्स ने भी 300 कर्मचारी बाहर कर दिए। ये खबरें अच्छी नहीं हैं, क्योंकि अच्छी नौकरियों के अकाल के बीच स्टार्टअप्स नखलिस्तान की तरह उभरे थे। दूसरी तरफ हम ये खबरें भी पढ़ते हैं कि भारत में हर महीने में एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहा है। अगर ऐसा है तो नौकरियां क्यों जा रही हैं? सरकार कह रही है कि भारत में स्टार्टअप क्रांति हो रही है। वहीं रिजर्व बैंक के गवर्नर ने स्टार्टअप में जोखिम को लेकर चेतावनी दी है। शेयर बाजार में स्टार्टअप शेयरों की हालत खराब है और शेयर बाजार का नियामक सेबी इन पर बड़ी सख्ती कर रहा है। यदि आपको लगता है कि स्टार्टअप केवल मुट्ठी भर नौकरियों की बात है, तो ये समझना जरूरी है कि भारत में अच्छी नौकरियां हैं ही कितनी। भारत की अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले संस्थान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में भारत की बेरोजगारी की दर 8% तक पहुंच गई थी। 2020 और 2021 के अंतिम महीनों तक ये 7% से थोड़ी अधिक थी। हालांकि दुनिया के अधिकतर देशों में साल 2020 में बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन भारत की बेरोजगारी की दर अधिकतर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से अधिक रही है। मिसाल के तौर पर यह बेरोजगारी बांग्लादेश में 5.3% थी, मैक्सिको में 4.7% और वियतनाम में 2.3%। CMI के आंकड़े के मुताबिक वेतन वाली नौकरियां भी सिमट रही हैं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि महामारी के दौरान कंपनियों ने खर्च कम करने के लिए अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती की है। श्रम मंत्रालय का ताज़ा तिमाही रोजगार सर्वे, जो अक्टूबर-दिसंबर 2021 के बीच के समय का है, उसमें बताया गया है कि गैर सरकारी क्षेत्र में औपचारिक नौकरियां केवल 3.14 करोड़ हैं। श्रम मंत्रालय के नियमों के मुताबिक ऐसा कोई संस्थान जिसमें 10 से अधिक कामगार या कर्मचारी हों, उनको स्थायी या औपचारिक नौकरियों में गिना जाता है। बाकी रोजगार असंगठित और अस्थायी माने जाते हैं। वित्त आयोग, संसद को दी गई जानकारी और आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के आंकड़ों को खंगालें तो केंद्र, जिसमें सार्वजनिक कंपनियां भी शामिल हैं, राज्य और सुरक्षा बलों को मिलाकर करीब कुल संगठित क्षेत्र की नौकरियां 5.5 से 6 करोड़ के बीच हैं।
इनमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि देश की 48 करोड़ की कामगार आबादी के लिए रोजगार बेहद कम है। कामगारों की संख्या का आंकड़ा CMI का अप्रैल 2022 का है। महामारी के दौर में सबसे अधिक किस आयु वर्ग के लोगों की नौकरियों को चपत लगी थी? अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एक शोध किया है जिसके मुताबिक 15 से 23 साल की उम्र के बीच के युवा कर्मचारियों पर इस कटौती का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। लगभग आधे ऐसे लोग जिनके पास लॉकडाउन से पहले वेतन वाली नौकरी थी, उन्हें फिर से वही काम नहीं मिल सका। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रोजगार में आई तेज गिरावट की एक बड़ी वजह महामारी है। एक बात यह भी है कि हम ये जो संख्याएं देख रहे हैं, ये भारत में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी की पूरी तस्वीर नहीं दिखाती है। भारत में काम करने लायक आयु वर्ग में नौकरियां खोज रहे लोगों की संख्या गिरी है, कम हुई है। भारत में 15 और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या नौकरियों के मामले में दुनिया में सबसे कम है। लेकिन भारत में जब बेरोजगारी की बात होती है तो आमतौर पर काम खोज रहे नौकरी योग्य शिक्षित युवाओं की गिनती ही की जाती है। हालांकि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में 90% लोगों को रोजगार मिलता है और आधे से अधिक औद्योगिक उत्पादन यहीं होता है। ऐसी स्थिति में खुद को बेरोजगार कहने वाले लोग पढ़े लिखे और अच्छी आर्थिक पृष्ठभूमि वाले ही होते हैं। जितना अधिक पढ़ा लिखा एक व्यक्ति होगा, उतनी ही उसके बेरोजगार होने और कम वेतन वाला अनौपचारिक काम करने की इच्छा नहीं होने की संभावना होगी। दूसरी तरफ गरीब लोग, जिनकी पहुंच पढ़ाई लिखाई तक, तालीम तक, शिक्षा तक नहीं है, वो किसी भी तरह का काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में बेरोजगार लोगों की संख्या से अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की सही संख्या का पता नहीं चल पाता है। भारत में 3/4 आबादी स्वरोजगार में लगी है। उन्हें किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा या नौकरी का फायदा नहीं मिलता है। भारत में कामकाज में लगे कुल लोगों के 2% के करीब ही ऐसे लोग हैं जिनके पास औपचारिक नौकरी और रिटायरमेंट योजना, स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व बीमा या 3 से अधिक की नौकरी सुरक्षा वाले 3 अंकों से अधिक की नौकरी की सुरक्षा वाले कॉन्ट्रैक्ट जैसी सामाजिक सुरक्षा है। भारत में सिर्फ 9% लोगों के पास ही ऐसी नौकरी है जो उन्हें कम से कम सामाजिक सुरक्षा का एक फायदा देती है। लोगों का वेतन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एक सर्वे है, उसके मुताबिक भारत में वेतन पाने वाले 45% लोगों का महीने का वेतन 9,750 रुपये से भी कम है, यानी 10,000 रुपये से कम। ये 375 रुपये प्रतिदिन से भी कम का आंकड़ा हुआ। 2014 में न्यूनतम वेतन 375 रुपये प्रतिदिन प्रस्तावित हुआ था, लेकिन बाद में ये इरादा टाल दिया गया था। काफ़ी ऊंची विकास दर के बावजूद भारत की बढ़ती बेरोजगारी की एक वजह यह भी है कि भारत ने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ लंबी छलांग लगाई है। भारत के कद के किसी भी देश में विकास दर की वजह उत्पादन की जगह सेवाएं नहीं हैं। भारत के विकास में सॉफ्टवेयर और वित्तीय क्षेत्रों की अहम भूमिका है, जिनमें काफ़ी उच्च कुशल लोग काम करते हैं। उत्पादन क्षेत्र में या फैक्ट्रियों में नौकरियां नहीं हैं, जहां बड़ी संख्या में अकुशल या अर्धकुशल लोगों को काम दिया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि अपने देश के स्टार्टअप्स को क्या हुआ है। थोड़े तकनीकी रूप से देखें तो पहली बात, ये कर्ज महंगा हो गया है। इसकी वजह से स्टार्टअप निवेश यानी वेंचर कैपिटल की मात्रा कम हो गई है। क्रंचबेस की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि मई तक दुनिया में स्टार्टअप में निवेश सालाना आधार पर 20% और मासिक आधार पर 14% गिरा है। सबसे तेज गिरावट स्टार्टअप के लेट स्टेज और टेक्नोलॉजी ग्रोथ वर्ग के बीच में आई है। जो स्टार्टअप चल निकले थे उनको भी आगे विकसित होने के लिए पूंजी नहीं मिल पा रही है, लेकिन स्टार्टअप शुरू करने के लिए पूंजी मौजूद है। ये भी एक विरोधाभास है। पिछले साल यानी 2021 में भारत के स्टार्टअप में 38.5 अरब डॉलर का वेंचर कैपिटल निवेश आया था, लेकिन इस साल भारत के स्टार्टअप में साल की दूसरी तिमाही में अब तक केवल 3.6 अरब डॉलर निवेश आया है, जो जनवरी से मार्च के दौरान आए हुए निवेश का आधा है। और बीते वर्ष इसी अवधि में जो निवेश आया था उसका करीब 1/3 है। ये सीबी इनसाइट का आंकड़ा है। कई स्टार्टअप फंडिंग में देरी का सामना कर रहे हैं। अगर पैसा मिलता भी है तो वैल्यूएशन से समझौता करना होता है। पूंजी की कमी के कारण कई सारे स्टार्टअप बिक रहे हैं। स्टार्टअप में नौकरियों के मौके का सूखता जाना काफ़ी गंभीर मामला है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक भारत में मैन्युफैक्चरिंग, भवन निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल रेस्तरां, सूचना तकनीक और वित्तीय सेवाएं यानी केवल कुल 9 उद्योगों या सेवाओं में ही अधिकांश स्थायी या अच्छी नौकरियां मिलती हैं। इन नौकरियों के बाजार की हकीकत डरावनी दिख रही है
असंगठित रोजगारों के मौके पहले ही स्लोडाउन की वजह से सिकुड़ रहे थे और तब स्टार्टअप उम्मीद बनकर उभरे थे। इसी मार्च में संसद को बताया गया था कि देश में करीब 66,000 स्टार्टअप ने 2014 से लेकर मार्च 2022 तक करीब 7 लाख रोजगार तैयार किए। लेकिन दिक्कत यह हुई कि इनमें से कई रोजगार तो कोविड के दौरान खत्म हो गए। बचे हुए स्टार्टअप नई पूंजी की मुश्किल से जूझ रहे हैं। ई कॉमर्स, एडुटेक, ई रिटेल जैसे स्टार्टअप जिनके बिजनेस मॉडल उपभोक्ता खपत पर आधारित थे, इनको भी तेज बढ़त साबित नहीं हासिल हुई है। इसलिए अब ये जरूरी है कि रोजगार सृजन पर ध्यान दिया जाए। अच्छी नौकरियों के बुरे दिन चल रहे हैं। उम्मीद है कि ये वक्त ज्यादा दिनों तक नहीं खींचेगा। और अब वक्त है अंधेरों में रोशनी खोजने का। केवी मोहम्मद गुरुक्कल केरल के कोझिकोड में रहते हैं। उनके पास 3000 साल पुराने मार्शल आर्ट कलारी का ज्ञान है। लेकिन ये रिटायर्ड पुलिस अधिकारी उस कलारी पयट्टू या कलारी के ज्ञान को अपने पास सीमित नहीं रख रहे हैं, बल्कि उसका प्रसार कर रहे हैं। कोडिवली के 30 वर्षीय सनोज एम के लिए बिना संतुलन खोए खड़ा होना लगभग असंभव था, जब तक कि वह कोझिकोड के गुरुक्कल कलारी केंद्र नहीं गए। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी केवी मोहम्मद गुरुक्कल केरल के रहने वाले हैं। पूर्व अतिरिक्त पुलिस उप निरीक्षक मोहम्मद गुरुक्कल भारतीय सेना और केरल पुलिस बल को प्रशिक्षण देकर 3000 साल पुराने कलारी पयट्टू का संरक्षण कर रहे हैं। लड़ाई के अलावा वह कलारी का इस्तेमाल लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करने के लिए भी करते हैं। कलारी पयट्टू, जिसे कलारी के नाम से भी जाना जाता है, का इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए होता है। यह दुनिया के सबसे पुराने मार्शल आर्ट रूपों में से एक है। केवी मोहम्मद को केरल पुलिस द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए 2 बार नामांकित किया गया था। उन्हें पुलिस निदेशक की ओर से बैज ऑफ ऑनर भी दिया जा चुका है। वह अब भारतीय सेना और केरल पुलिस बल को प्रशिक्षित करने में गर्व महसूस करते हैं और साथ ही भारत की इस प्राचीन युद्ध कला को मुफ्त में सिखाकर जीवित रखना चाहते हैं। गर्मियों की छुट्टियां चल रही होंगी तो आप पहाड़ों पर घूमने फिरने भी निकल रहे होंगे। अगर आप उत्तराखंड में नैनीताल की तरफ जा रहे हैं और थोड़े धार्मिक भी हैं, तो नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर घोड़ाखाल के गोलू देवता के मंदिर जाना ना भूलिएगा। खूबसूरत लोकेशन में स्थित ये मंदिर पूरे परिसर में टंगे लाखों घंटियों की वजह से अलग ही दिखता है। दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर एक ऐसे देवता का मंदिर है जिनको न्याय का देवता माना जाता है और लोग वहां अपनी मन्नत के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं। नैनीताल के पास घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर है। हालांकि उत्तराखंड में गोलू देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन इनमें से सबसे लोकप्रिय और आस्था का केंद्र नैनीताल के पास घोड़ाखाल में स्थित गोलू देवता का मंदिर ही माना जाता है। इस मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ और लगातार गूंजती घंटियों की आवाज से गोलू देवता की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। गोलू देवता को शिव और कृष्ण दोनों का अवतार माना जाता है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विदेशों से भी गोलू देवता के इस मंदिर में लोग न्याय मांगने के लिए आते हैं। मंदिर की घंटियों को देखकर ही आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि यहां मांगी गई किसी भी भक्त की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। और इस मंदिर में मन्नत के लिए लिखना होता है आवेदन पत्र। घोड़ाखाल की खूबसूरत पहाड़ी चोटी से भीमताल का सुंदर दृश्य दिखता है और मंदिर परिसर में लाखों घंटे घंटियों का अद्भुत संग्रह है। इन घंटियों को भक्त मनोकामना पूरी होने पर ही चढ़ाते हैं। इस मंदिर में भक्त सिर्फ चिट्ठी ही नहीं लिखते, कई लोग तो स्टाम्प पेपर पर लिखकर अपने लिए न्याय मांगते हैं। भारतवर्ष के बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि यहाँ हर 2 कोस पर पानी और बानी यानी भाषा बदल जाती है। विविधता से भरे इस देश में लोक संस्कृतियां फल और फूल रही हैं।
बिहार का मिथिला अपने सांस्कृतिक धरोहरों के लिए काफ़ी मशहूर है। मैथिली को मिठास भरी भाषा कहा जाता है। हमें व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा गया है जिसमें एक गायिका अपनी मीठी आवाज़ में मैथिली और मिथिला की खासियतें बता रहे हैं। आपके पास भी ऐसा कोई वीडियो हो तो आप हमारे साथ और उसको शेयर करना चाहते हैं तो हमें मेल करें info@awazthavoice.in पर। छोड़ जाते हैं आपको उस मीठी आवाज़ के साथ। दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार। भाषा ई मैथिली बड़ी अनमोल, यो सुनु मैथिली बाजू। गंगा में भी जल मैथिली, कमला में तीतल मैथिली। गंगा में भी जल मैथिली, कमला में तीतल मैथिली। चान साना शीतल मिठगर बोल, यो सुनु मैथिली बाजू। चान साना शीतल मिठगर बोल, यो सुनु मैथिली बाजू। भाषा ई मैथिली बड़े अनमोल, यो सुनु मैथिली बाजू।